हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में ना अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे। उसमें हमने इंटरेक्शन की बात की थी, ठीक है ना। मतलब दो अपन ने निकाय लिए थे जो कि साम्यावस्था में थे, उनके बारे में बात की थी। पिछले कुछ टाइम से क्लासेस डिस्टर्ब रही है, मेरी आंखों की सर्जरी हुई थी इसलिए, ठीक है ना। तो अभी अपन कोशिश करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में, ठीक है। चले तो अपन कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक्स को। पिछला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था उसमें अपन ने माध्य ऊर्जा को फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। यानी कि अपन ने ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय के बारे में बात की थी, ठीक है। और उसमें अपन क्या क्या कर चुके थे। अपन उसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी अपन ने, कैनोनिकल एंजेम्बल वगैरह की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक्सेसिबल स्टेट यानी कि अपन ने अभिगम्य अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पार्टीशन फंक्शन देखा था कि संवितरण फलन क्या होता है। इसके अलावा हमने माध्य ऊर्जा निकाली थी, है ना। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी देखी थी हमने, प्रायिकता भी देखी थी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक अपन लोगों ने किए थे। इसके बाद में अगर आप बुक में देखोगे तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, गिब्स एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, ठीक है। इनके बारे में बता रखा है। मतलब इसके बाद जो है अपन निकाल लेते हैं ऐसे तो। हीट कैपेसिटी यानी कि ऊष्मा धारिता, सिंपल सिंपल है। मतलब इसमें मुश्किल था माध्य ऊर्जा निकालना, प्रायिकता फलन निकालना, वो मैंने निकलवा दिया। अगर आप बुक में भी देखोगे तो आपको हीट कैपेसिटी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एवरेज एनर्जी, ये सब निकाल रखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंट्रोपी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हीट कैपेसिटी भी मैं निकाल के दे देती हूँ आपको। सी ऊष्मा धारिता, इसका फॉर्मूला होता है एन डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि सी ऊष्मा धारिता को दो चीज़ें होती है, ऊष्मा धारिता और एक होती है विशिष्ट ऊष्मा। दोनों में सफिशिएंट अंतर है ना। कुछ बच्चे जो है इसको एक ही चीज़ मान लेते हैं, ऊष्मा धारिता और विशिष्ट ऊष्मा को। ऊष्मा धारिता तो ये है हीट कैपेसिटी, और एक होती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, है ना। ऐसे तो अगर अपन डेफिनेशन वाइज देखें तो ऊष्मा धारिता क्या होती है कि किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा को धारण करने की जो क्षमता होती है उसको अपन ऊष्मा धारिता कहते हैं। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में जो उसकी शब्द के हिसाब से अपन जो मीनिंग ले सकते हैं वो है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से इसकी मीनिंग अलग होती है। ऐसे विशिष्ट ऊष्मा का क्या मतलब होता है वो ध्यान दो आप। विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट, देखो स्पेसिफिक वर्ड आ गया, समझ में आ रही है, स्पेसिफिक वर्ड आ गया। और एक केस में है विशिष्ट ऊष्मा। ये दो तरीके की होती है, एक तो होती है नियत आयतन की, और एक होती है ये नियत दाब की, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम की और कांस्टेंट प्रेशर की। और ये होती क्या है, दिख रहा है ना जैसे आपको, ऊर्जा पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या इसको अपन ऐसे भी दिखाते हैं डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होती है सी ऊष्मा ऊर्जा। बात तो एक है ना, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। तो उसको अपन डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी दिखाते हैं, डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी दिखाते हैं। कुल मिलाकर अपन यहाँ पे सीवी की बात कर रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है। तो ऊष्मा धारिता तो क्या होती है, ऊष्मा पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कि हीट पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाएगी, एक तरीके से सीवी है। यानी कि ऊष्मा धारिता किसकी है, नियत आयतन की, ठीक है। ऊष्मा धारिता नियत दाब की क्या हो जाएगी, मतलब हीट चेंज पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब वहाँ पे ये जो बाहर अपन ने कांस्टेंट लगाया ना, ये वॉल्यूम की जगह पर प्रेशर हो जाएगा। समझ में आ गई। तो ऊष्मा में ताप से डिवाइड कर देंगे तो ऊष्मा धारिता मिलती है। फिजिक्स की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं ऊष्मा धारिता की। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा पता है क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा को जनरली ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है 1/m डेल क्यू बाई डेल टी, यानी कि एकांक आयतन की। इसमें बस एक वर्ड आ जाता है यहाँ पे, एकांक आयतन की, यानी कि हीट चेंज पर यूनिट टेम्परेचर तो है, पर फॉर यूनिट मास, यानी कि एकांक द्रव्यमान की होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे तो विशिष्ट ऊष्मा बन जाएगी, और अगर द्रव्यमान से डिवाइड आप नहीं कर रहे हैं, ऊष्मा में चेंज पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्मा धारिता। बस इतना सा अंतर है, मतलब द्रव्यमान का अंतर है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारिता में। समझ में आ गई बात। और इसको वैसे ये भी कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम पदार्थ का द्रव्यमान हो, मतलब कोई भी पदार्थ अगर 1 ग्राम द्रव्यमान में हो तो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आप हीट दोगे वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अंतर वगैरह आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऊष्मा धारिता देखो ये है, सी बराबर अपन को ड्राइव करना है कि सी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछला जो टॉपिक था उसमें अपन ई बार फाइंड आउट कर चुके थे। ई बार मतलब माध्य ऊर्जा, यानी कि एवरेज एनर्जी,
है ना। और इसका क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी और साथ में एल एन जेड, है ना। मेरे को तो यही याद आ रहा है, ठीक है, हाँ यही था, एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी एल एन जेड। आप चाहो तो इसको यहाँ पे रख दो, ई बार को जगह यहाँ पर रख दोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो सी इज इक्वल टू एन डेल बाय डेल टी, क्या लिखोगे इसकी जगह पर, के टी स्क्वायर और साथ में डेल बाय डेल टी एल एन जेड। समझ में आ गई। तो सी आपका क्या बन जाएगा, देखो एन के टी स्क्वायर, इसको तो बाहर ले लो, एन के टी स्क्वायर डेल्टा 2 बाई डेल टी स्क्वायर और साथ में एल एन जेड। ये आपके क्या निकल गई, सी निकल गई। कुल मिलाकर ऐसे हल्के फुल्के से आपके हैं। और आप देखो आगे जाकर के आप निकाल सकते हो, जैसे ये तो कौन सा है आपका पॉइंट, मुझे पॉइंट याद नहीं है, पॉइंट आप देख लेना, चौथा पांचवा कौन सा है, मेरे हिसाब से फोर्थ है शायद, है ना। फिफ्थ देखो आप निकाल सकते हो ऐसे ही, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, बुक खोलना आपको आराम से समझ में आ जाएगा, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, है ना। एफ बराबर क्या होती है, यू माइनस टी एस होती है, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ऑफ फाइंड आउट, एस बराबर होता है के एल एन ओम, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। मतलब सभी में माध्य ऊर्जा काम आएगी, और माध्य ऊर्जा से जो सेंटर पॉइंट है वो अपन निकाल चुके हैं। बाकी माध्य ऊर्जा को अपन को बस इनमें रखना है हर बार, और आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी आ जाएगी, आपके पास गिब्स एनर्जी आ जाएगी। गिब्स एनर्जी जी इज इक्वल टू होती है एच माइनस टी एस। समझ में आ गई बात, है ना। इसी तरीके से आप ये एच क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी भी फाइंड आउट कर सकते हो आप, है ना। एच इज इक्वल टू होता है ई प्लस पी वी, है ना। तो ये आप कर सकते हो, ये मैं नहीं करवा रही हूँ आप लोग, क्योंकि इसमें सेंटर पॉइंट था माध्य ऊर्जा, वो मैंने निकलवा दी है। बाकी उसको माध्य ऊर्जा को इन सब में रखते जाओगे आपके पास ये सारी चीज़ें निकल जाएगी, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको करवा रही हूँ, वो है मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें मैक्सवेल रिलेशंस को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी बहुत है। मैक्सवेल रिलेशन तो मतलब यूँ लगा लो अल्टरनेटिंग ईयर्स भी नहीं, मतलब ये आता ही है क्वेश्चन मैक्सवेल रिलेशन का, या तो मैक्सवेल रिलेशन का होगा या मैक्सवेल रिलेशन से के एप्लीकेशन पे बेस्ड होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखें मैक्सवेल रिलेशंस, मैक्सवेल संबंध, 4 रिलेशन है इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के नाम से, कि मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है या संबंध है, और दूसरा मैक्सवेल का द्वितीय है, या मैक्सवेल का तृतीय है, या मैक्सवेल का चतुर्थ है। तो इस तरीके से आपसे चारों, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कि चारों पूछ लिया आपसे कि मैक्सवेल के सारे रिलेशन निकालो, हो भी सकता है, हमें तो सारे आने चाहिए, बाकी जनरली 2 या 3 कोई से भी पूछ लेते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सवेल रिलेशन जो है वो बेसिकली 4 चरों में संबंध है, ठीक है। कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, यानी कि किस किस में, पी, वी, टी और एस, इन चारों में रिलेशंस को बताते हैं। वो 4 रिलेशन कौन से कहलाते हैं, मैक्सवेल रिलेशन कहलाते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे हर किसी को। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन जो है वो किस किस में संबंध बताता है, ये अपन जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला रिलेशन देखो, हम ये जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पढ़ा रखा है मैंने आपको, पहले आपने पढ़ भी रखा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम संबंध क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, पढ़ा है ना आप सभी ने। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डी यू बराबर क्या होगा, डी क्यू माइनस पी डी वी, मतलब मैंने डी यू निकाल लिया यहाँ से, पी डी वी को मैं इधर ले गई, ठीक है। इसके बाद देखें हम ये जानते हैं मैक्सवेल के दूसरे समीकरण, थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे समीकरण से, सिंस बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो क्या कहता है कि डी क्यू बराबर किसके होता है, टी डी एस के। डी क्यू बराबर टी डी एस यहाँ रख दो, देयरफॉर डी यू बराबर कितना हो गया, टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। सिंपल ही चल रहा है ना, सिंपल ही है इक्वेशन, लेकिन बच्चे इससे लिंक नहीं बैठा पाते, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो बच्चों को जनरली इसमें दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को अपन पहले उठा लेते हैं, ठीक है। तो डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी हो गया, टी डी एस हमने यहाँ रख दिया, उससे अपन को ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इफ डी वी इज इक्वल टू 0, ध्यान देना, इस इक्वेशन में अगर डी वी बराबर 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना। तो देयरफॉर आपके पास डेल यू बाई डेल एस,
है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर मिलेगा, टेम्परेचर के बराबर नहीं मिलेगा क्या। अरे भाई ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगा, डी यू बराबर टी डी एस बचेगा। डी एस को मैं इसके नीचे ले गई, ठीक है ना। डी वी बराबर जीरो है, इसका मतलब यही तो है कि वी बराबर कांस्टेंट है, इसीलिए तो मैंने बाहर वी क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो बचा किसके बराबर, टी के बराबर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा आप ये सोच सकते हो आप कि मैंने यहाँ पे पार्शियल यूज़ किया, यहाँ पे टोटल डेरिवेशन यूज़ किया, वो इसलिए किया है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। u जो है वो किस किस का फंक्शन है, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो u जो है वो दो चीज़ों का फंक्शन है, एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। और जब भी कोई भी वेरिएबल दो का फंक्शन होता है तो वहाँ पे पार्शियल डेरिवेशन काम डिफरेंशिएशन काम में लेते हैं। तो आप d लगा दो तो भी ठीक है, पार्शियल लगा दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो इसी तरीके से जैसे फर्स्ट ये इस इक्वेशन का पहला स्टेप तो हमने ये किया, पहला केस तो ये लिया कि जब डी वी बराबर जीरो है तो डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, टेम्परेचर के बराबर। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या बनेगा, अब की बार डी वी जीरो नहीं है, अब की बार कौन जीरो है, डी एस। इफ डी एस इज इक्वल टू जीरो, डी एस जीरो का मतलब क्या है, एस कॉन्स्टेंट है यानी कि एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है। तो इस केस में आपका क्या बनेगा, इस केस में आपकी बार ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई तो मेरे को क्या मिला, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी किसके बराबर मिली, माइनस पी के। मैथ के स्टूडेंट हो ना, इतना तो समझते हो आप। भाई अब की बार ये जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई, तो अब की बार डी वी इसके नीचे आ गया, हीरा किस पर, एट कांस्टेंट एंट्रोपी पर, तो किसके बराबर मिल गया, माइनस पी के बराबर। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान देना, आप सभी ने मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन की बुक पढ़ी होगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ी तो आपने शुरुआत में जो फर्स्ट ईयर में डिफरेंशिएशन की बुक पढ़ी थी उसमें पढ़ा था आपने यथातथ अवकल, है ना। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान दो, हम क्या लिख सकते हैं, बाय एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं यथातथ अवकलन। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है ज़रा देखो, कि डेल यू बाय डेल एस कांस्टेंट वॉल्यूम डेल बाय डेल वी एस जो है वो किसके बराबर होगा पता है, डेल यू बाय डेल वी। अभी समझाऊंगी कि कैसे कैसे लिखा मैंने ये, डेल यू बाय डेल वी एस डेल बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि जब भी डबल डिफरेंशिएशन होता है ना, दो के रेस्पेक्ट में होता है, वी और एस के रेस्पेक्ट में, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं उसका। देखो यहाँ वी और एस, पहले एस के रेस्पेक्ट में फिर वी के रेस्पेक्ट में, फिर मैंने क्रम बदल दिया, पहले एस के वी के रेस्पेक्ट में हो गया, फिर एस के रेस्पेक्ट में हो गया। कुल मिलाकर हम दोनों को बराबर लिखते हैं। पता है ना आपको कि अगर डिफरेंशिएशन दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो तो उनका क्रम बदलने पर उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपन लोगों ने पढ़ रखा है, मैथ की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो मैथ वाले बच्चे हो, आप लोगों को पता है ऑलरेडी ये, ठीक है ना। अब देखो, अब याद कैसे रखोगे पेपर में, मैंने कैसे याद रखा वो देखो, ये दो इक्वेशन को देखकर मैंने ये दो लिखी है। कैसे देखो, ये इक्वेशन है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, तो अगला डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या रहेगी, एंट्रोपी। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में करोगे, ये रहा, और बाहर कांस्टेंट कौन रहेगा, वॉल्यूम। तो ये तो है वी एस, ये है एस वी, इतना बात समझ में आती है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, वैल्यू रख दो ना, डेल यू बाई डेल एस वी की जगह पर मैं टी रख सकती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इसकी जगह पर टी लिख दिया मैंने, डेल यू बाई डेल एस वी की जगह पर क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब देखो, डेल यू बाई डेल वी एस की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, माइनस पी लिख सकती हूँ, तो क्या बनेगा, माइनस का डेल बाई डेल एस और यहाँ पे पी, और किस पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। ये कहलाती है आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है, दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, क्योंकि आगे जाकर भी कई टॉपिक में काम में आएगा, सीधे अपन उठाएंगे कि भाई मैक्सवेल की पहली समीकरण से या दूसरे से या तीसरे से, समझ में आ गई। तो मैक्सवेल का ये पहला रिलेशन कहलाता है। अगर आपके पास पेपर में आ जाता है कि मैक्सवेल के फर्स्ट रिलेशन को डिराइव कीजिए, तो आप ये सारा करेंगे। समझ में आ गई। एक बार फटाफट से सुन लो, पहला नियम हमने काम लिया,
थर्मोडायनामिक्स का ये लिख दिया, इसमें अपन ने सेकंड को एंटर करा दिया, TDS यहाँ लिख दिया, फिर 2 केसेस लगाए। पहले केस में DV 0 था तो ये मिल गई, दूसरे केस में एंट्रोपी 0 थी तो एंट्रोपी में चेंज 0 था, एक्चुअली एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, एंट्रोपी में चेंज 0 था तो ये इक्वेशन मिल गई। फिर अपन ने मैथ की एक प्रॉपर्टी यूज़ में ली, उससे ये दोनों बराबर हो गई। फिर ये आप नंबर डाल सकते हो आप चाहो तो, इसको 1 डाल लो, इसको 2 डाल लो, है ना, इनको कॉमनली 3 डाल लो, है ना। और ये हमने किससे लिखा है, बाय 3, इक्वेशन 3 का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वैल्यू यहाँ पे रखी है दोनों, तो ये मेरे को फर्स्ट रिलेशन मिल गया। समझ में आ गई। इसी तरीके से इजी वे में अपन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन निकालेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। आप नोट कर लो, पॉज कर लो, उसके बाद नोट कर लो। मैं अभी नेक्स्ट रिलेशन आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखें, सेकंड रिलेशन। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना अच्छे तरीके से, तो बाकी के में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिलेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपका सेकंड, अब मैं कर रही हूँ सेकंड रिलेशन, ठीक है। देखिए हम ये जानते हैं, सिंस हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है कि F इज, हाँ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, F से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। F बराबर होता है U माइनस TS। क्या होता है, F बराबर U माइनस TS होता है। तो बताओ फिर DF बराबर क्या होगा, DF डिफ्रेंशिएट करो, DU माइनस TDS माइनस SDT, यही तो लिखोगे ना भाई। F बराबर क्या होता है, U माइनस TS होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये फॉर्मूला है कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो होती है F इज इक्वल टू क्या होती है, हमेशा U माइनस TS। फिर F में हमने चेंज निकाल लिया, DF कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, T का पहले कांस्टेंट रख लो, है ना, DS का कर दिया, फिर माइनस, फिर S को कांस्टेंट रख लिया और T का कर दिया, दोनों का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो DU की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अभी पिछली इक्वेशन में हमने लिखा था ना, DF इज इक्वल टू, सिंस DU बराबर क्या होता है, DQ माइनस TDS लिखा था ना हमने, ठीक है। तो ये कितना बन गया, माइनस का TDS और माइनस का SDT, और DQ की जगह पर क्या लिखा था, TDS लिखा था। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, DF इज इक्वल टू TDS माइनस TDS माइनस TDS माइनस SDT। तो ये कट गए दोनों, ठीक है। तो DF बराबर कितना मिल गया मुझे, माइनस TDS और माइनस का SDT। ये बात समझ में आ रही है। ये कहाँ से लिखा है हमने, ये वाला यूजिंग, हमने क्या यूज़ लिया है, पहले और दूसरा। यहाँ पे हमने पहला लॉ यूज़ किया है थर्मोडायनेमिक्स का, उसकी जगह पर ये लिखा है। फिर हमने इस DQ की जगह पर TDS लिखा, यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। एक मिनट मैंने ना यहाँ पे गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये DU बराबर DQ माइनस PDV था, है ना, हाँ मेरे को याद आया, क्या था, PDV था, TDS थोड़ी था, PDV था। उसके बाद ये TDS नहीं है, ये PDV है, ये दोनों कटेंगे फिर, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, माइनस का PDV, ठीक है ना। देखो F बराबर U माइनस TS था, डिफ्रेंशिएट कर दिया, DU की जगह पर ये रख दिया, DQ माइनस PDV, फिर उसके बाद DQ की जगह TDS रख दिया, TDS से TDS कट गया, ये दोनों टर्म बच गए। समझ में आ गई। फिर वही केसेस लगाएंगे अपन। पहले केस में तो क्या होगा कि इफ dt इज इक्वल टू 0 हो जाए, dt बराबर 0, देखो इसको 0 करेंगे पहले, डिफ्रेंशिएशन को, मर्जी है तुम्हारी, पहले dv को कर दो, पहले dt को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो t बराबर क्या बन जाएगा आपका, कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। dt बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो क्या बच गया आपके पास, इम्प्लाइज क्या बच गया आपके पास, डेल एफ बाय डेल वी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी, बच गया ना, ठीक है। अब देखो आगे देखो, इसी तरीके से दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इफ पहले तो dt 0 कर दिया था, अब dv को 0 कर दो, यानी कि अगर dv बराबर 0 हो जाए, dv 0 हो गया तो इसका मतलब कौन कांस्टेंट है, v बराबर कांस्टेंट, और v जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब dv 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बच गया आपके पास, डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस।
समझ में आ गई? पहले की तरह कर रहे हैं, मेथड वही चल रहा है हमारा। वहाँ पे हमने शुरुआत की थी थर्मोडायनामिक्स का पहले और दूसरे लॉ से, लेकिन यहाँ हमने शुरुआत की है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में फिर अप्लाई किया हमने यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम और यहाँ पे दूसरा। समझ में आ गई? इसको भी ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे पहला यूज़ किया और यहाँ पे दूसरा यूज़ किया, ठीक है ना। उसके बाद मेथड तो वही रहा है, हमने एक बार dt को 0 कर दिया और दूसरी बार dv को 0 कर दिया। मतलब एक बार तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब वही एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी काम में लेंगे। इसको देखते हुए क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएशन करूँगी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या मिलेगा, बाय एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जो अभी यूज़ की थी ना वही वाली, क्या लिख सकती हूँ, डेल एफ बाय डेल वी किसके रेस्पेक्ट में करूँगी, है भाई, किसके रेस्पेक्ट में करूँगी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर दो। डेल बाय डेल टी किस पर, ये तो है कांस्टेंट यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पर कौन कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। समझ में आ गई, ठीक है ना। इज इक्वल टू किसके होगा, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो डेल एफ बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑलरेडी है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर देंगे, बाहर टेम्परेचर कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, वैल्यू रख दो, है ना, नंबर डाल देते हैं अपन, इसको डाल देते हैं, पहले कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, मैक्सवेल रिलेशन 4 हो गई, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, है ना। और ये यूजिंग क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग 6 को ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ रख देंगे, इन दोनों जगहों पर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, डेल एफ बाई डेल बी टी की जगह माइनस पी रखना है, तो माइनस का डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस का क्या रख देंगे, डेल एफ बाई डेल टी वी की जगह माइनस एस, तो माइनस का डेल एस बाय डेल वी, इसकी जगह वैल्यू रख दी, वी के रिस्पेक्ट में बच गया, और बाहर कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर, माइनस से माइनस हटा दो दोनों, तो ये क्या है, मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन, दिस इज सेकंड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना आप चाहे और देख भी लेना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा और इसी तरीके से चौथा, तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे समीकरण को, दूसरे रिलेशन को जब हमने ड्राइव किया है तो यूज़ किसको लिया है, सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को। बात समझ में आ गई, ठीक है, फटाफट इसको आप नोट कर लो। फिर अपन देखेंगे थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, ठीक है। देखो तो थर्ड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल, ये हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। थर्ड रिलेशन में अपन किसको लेंगे, एंथैल्पी को, सिंस एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, अरे हो गया कि नहीं, डिफ्रेंशिएट ही किया है सीधा सीधा, और मैंने और कुछ किया नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो भाई वही करो, डी यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, है भाई, डी यू की जगह पर डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, पी डी वी से पी डी वी कट गया, तो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू की जगह पर क्या लिखोगे, टी डी एस, और इधर वी डी पी, ठीक है। और ये अपने पास इक्वेशन हो गई 5, 6, मैक्सवेल रिलेशन 7 हो गई थी, और ये हो गई 8। इसमें वही केसेस लगा दो, पहले केस में यदि डी पी बराबर 0 है, डी पी बराबर 0 है मतलब पी कांस्टेंट है ना, डी पी 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टी। तो लिंक बन गया होगा आपको, अब तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा है इफ़ डी एस बराबर 0 है, इसका मतलब एस क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो गई। अब की बार क्या मिलेगा, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू वी। समझ में आ गई बात, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको, अभी सीधा सीधा वही एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगानी है, बाय एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन
प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है, उससे क्या आएगा आपका, देखो डेल एच बाई डेल एस पी तो है ही, पी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और बाहर कौन कांस्टेंट आएगा, एंट्रोपी, पी एस, ऐसे याद रखना। ऐसे यहाँ पर की बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो डेल एच डेल बाई डेल एस, डेल एच बाई डेल पी एस पी, समझ में आ गई बात। बस वैल्यू रख दो, इसको नंबर डाल दो कॉम्बाइंडली 9, यूजिंग इक्वेशन 9 को यूज़ कर लो यहाँ पे, है ना, यानी कि इसकी जगह पर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसकी जगह पर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, समझ में आ गई। तो क्या मिलेगा आपको, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। ये आपका मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है, दिस इज थर्ड रिलेशन ऑफ मैक्सवेल, समझ में आ रही है। तीसरा रिलेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चौथे में तो ध्यान रखना, तीसरे रिलेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है, एंथैल्पी से, ठीक है। फर्स्ट की हुई थी फर्स्ट और सेकंड लॉ से, सेकंड की हुई थी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से, थर्ड की हुई थी एंथैल्पी से, और फोर्थ की होगी गिब्स एनर्जी से, क्योंकि अभी गिब्स एनर्जी हमारे पास बाकी है, ठीक है। चले तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है भाई। फोर्थ रिलेशन देखें, लास्ट आपका फोर्थ रिलेशन, फोर्थ रिलेशन, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो अब आपको मैक्सवेल रिलेशन इजी लगने लग गई होगी, अब आप इसको फटाफट डिराइव कर दोगे बिना टाइम लगाए, भले ये 2-3 पन्ने का डेरिवेशन है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप फटाफट कर दोगे इसको। देखो गिब्स एनर्जी, सिंस गिब्स एनर्जी जी इज इक्वल टू होती है एच माइनस टी एस, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना, एच बराबर क्या होता है, यू प्लस पी वी, तो यू प्लस पी वी माइनस टी एस लिख सकते हो, क्योंकि अभी अभी बताया ना एंथैल्पी एच बराबर यू प्लस पी वी होता है। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, है ना, तो डी जी बराबर कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। डी जी इज इक्वल टू, डी यू की जगह पर क्या लिखोगे, डी यू की जगह पर लिखोगे डी क्यू माइनस पी डी वी, और डी क्यू की जगह पर क्या लिखोगे, टी डी एस, तो क्या लिख सकते हैं इसको, टी डी एस माइनस पी डी वी, और बाकी सारा ऐसे का ऐसा, फिर काट देंगे जो जो अपने पास कटेंगे, ठीक है। तो डी जी इज इक्वल टू क्या क्या कट गया, टी डी एस से टी डी एस कट गया, पी डी वी से पी डी वी कट गया, क्या बच गया, वी डी पी माइनस एस डी टी। वही कंडीशन लगा दो, वही रिलेशन कौन कौन से हो गए थे, मुझे तो नंबर भी मैं भूल गई हूँ, डाल देना अपने नंबर जो चल रहा है, रिलेशंस को डालते जाना, उसके बाद नंबर को डालते जाना, ठीक है, ठीक है, नंबर डाल देना आपको जो डालना है। तो इफ़ डी टी इज इक्वल टू 0 है तो टी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, इससे आपको क्या मिलेगा, ये टर्म 0 हो गई, तो आपको क्या मिलेगी, डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी। इसी तरीके से दूसरा केस क्या बनेगा, अगर आपकी बार डी पी 0 है, डी पी 0 है, इसका मतलब पी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, पी बराबर कांस्टेंट हो गया, तो ये टर्म 0 हो गई, अब की बार ये इसके नीचे आ जाएगा, तो डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस, सही है। अब क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी, सिंस एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको टी के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो डेल जी बाई डेल पी, है ना, एट कांस्टेंट किस पे है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो डेल बाय डेल टी, कांस्टेंट कौन रहेगा, पी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू डेल जी बाय डेल टी, पी तो है ही, पी के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे
और कांस्टेंट बाहर कौन रहेगा, टेम्परेचर, है ना। टीपी टीपी पीटी पीटी, ऐसे याद रखना। आप खुद अपने हाथ से करोगे ना तो आपको ट्रिक्स भी पता चल जाएगी कि क्या क्या यूज़ किया है। ठीक है, वैल्यू रख दो यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस है ना, क्या आ जाएगा, डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये आपकी क्या है, दिस इज फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपके मैक्सवेल के चारों रिलेशन पूरे हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशंस, जिसमें अपन देखेंगे क्लॉसेस क्लैपेरॉन इक्वेशन। हालांकि क्लॉसेस क्लैपेरॉन इक्वेशन मैं आपको अलग से भी करवाऊंगी, लेकिन एक क्लॉसेस क्लैपेरॉन इक्वेशन दो तरीके हैं, एक तरीके से तो है मैक्सवेल रिलेशंस को यूज़ करके, और एक अलग से डेरिवेशन है। समझ में आ गई। तो देख लेंगे अपन, पहले अपन देखेंगे इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके दो एप्लीकेशंस हैं, दो नहीं 3 एप्लीकेशंस हैं, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।